आपके और वो आपने सिर्फ फर्स्ट स्टेप ही किया है ना, उसमें थोड़े ही क्लियर हो जाएगा। ये कोई थोड़े ही जरूरी है कि दोनों एक दूसरे में आ गए तो आपका सही हो गया जन्म समय। वो बात सही, आप लोग सही कह रहे उसके बाद 4 स्टेप बचे हुए हैं। हैं। अच्छा, 4 और स्टेप बचे। चार चार स्टेप मत कहिए, 4 स्टेप का 16 स्टेप बचा हुआ है उसका। 4 स्टेप का 4 4 स्टेप और होता है। अच्छा जी। इतना अगर आसान होता तब तो केवल सब लॉट मिला लेना होता और लग्न का और नक्षत्र लॉट चंद्रमा का, तब तो कोई भी जन्म समय संशोधन कर लेता। हाँ, ये तो आप सही कह रहे हैं। ये कभी कभी ऐसा पेचीदा चीज है कि कभी कभी ये पूरा दिन लग जाता है जन्म समय ठीक करने में। अच्छा जी। मैंने तो केवल फर्स्ट स्टेप बताया है कि चंद्रमा का नक्षत्र लॉर्ड और लग्न का सब लॉर्ड दोनों एक दूसरे को मिल जाए या एक दूसरे में आ जाए। उसके बाद मान के चलिए कि 16 स्टेप और है उसके बाद। अच्छा जी। जो अभी अभी आपको बहुत आगे जाना होगा। वो तो ये बता रहा है कि आपका फर्स्ट स्टेप क्लियर हुआ, अब आप सेकेंड स्टेज में जा सकते हैं। अच्छा। इसके बाद आपका जो है राशि नक्षत्र सब 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 चारों को मिलाना है। वो एक दूसरे के को रूलिंग में उनको भी मिलाना है। अच्छा। और एक भी नहीं मिला तो आपका टाइम सही नहीं हुआ। अच्छा गुरुजी। ये तो बहुत मुश्किल चीज है, इतना आसान थोड़ी ही है, बहुत बहुत टफ चीज है ये तो। इसको मैंने अपने ग्रुप में बताया हुआ है। जैसे प्रियंका जी ने कल टाइम निकाल के दे दिया था तो उन लोगों को मैंने ये सब सिखाया हुआ है, ग्रुप में सिखाया है ना यामिनी, प्रियंका जी? जी बिग बी, अभी बीटीआर चल रहा है क्या बिग बी? हाँ, कल इस पर चर्चा हुआ था तो इन लोगों को मैंने सिखाया हुआ है ये चीज। ये बहुत बार हम लोग ग्रुप में डिस्कस कर चुके हैं पहले वाले। तो ये इतना आसान नहीं है। मोस्टली समझ लीजिए कि 100 लोग में से 10 10 लोग 15 लोग सीख पाते हैं इसको। अच्छा जी गुरुजी। इतना टफ है क्योंकि बहुत सारे लोग इतना प्रयास ही नहीं कर पाते। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूंगा, मैं रूलिंग प्लैनेट्स के आधार पर भी बता दूंगा, जो आप लोगों को इजी होगा उस पर आप लोग कर लीजिएगा। बिग बी ठीक है। प्रश्न कुंडली वाला जरूर बताइएगा। प्रश्न कुंडली तो हम चर्चा करेंगे ही। अभी तो हम चल रहे थे इस पर थोड़ा सा, ये क्या होता है थोड़ा कुछ गुरुजी चार्ट डिस्कस कर रहे थे। हाँ जी। गुरुजी मैंने वो आपका बीटीआर वाला वीडियो देखा था यूट्यूब में, उसमें आपने आर्क सेटिंग के बारे में बताया। वो आर्क क्या होता है, कैसे सेट होता है वो ट्रू एस्ट्रोलॉजी सॉफ्टवेयर चाहिए आप लोगों को। पहले कहीं से ट्रू एस्ट्रोलॉजी सॉफ्टवेयर कहीं से चाहिए और उसको खरीदिए या कहीं से परचेज कीजिए या व्यवस्था कीजिए, तब पता चलेगा। तो उसके बिना नहीं होगा क्या? नहीं, वो जरूरी है। जन्म समय संशोधन के लिए बहुत जरूरी है। आर्क मतलब क्या है? आर्क वो आर्क समझे। होता है एक लग्न की डिग्री है, उसके उसके आधार पर वो आता है। जैसे कि आर्क से पता चलता है कि ये भी पता चलता है कि जातक जिसकी कुंडली आई है वो मेल है या फीमेल है। उसको सेटिंग करना पड़ता है कि इतना डिग्री पर सेट कर दिया हमने, उसके बाद आगे बढ़ना है प्रोसेस। वो आर्क सेटिंग मैं आप लोगों को ट्रू एस्ट्रोलॉजी सॉफ्टवेयर के द्वारा बता दूंगा कभी, जब इस पर चर्चा होगा तो। इसके अलावा अगर आप लोगों से ये व्यवस्था नहीं हो पाएगा तो रूलिंग प्लैनेट्स के आधार पर बता दूंगा। नहीं, मेरे पास ट्रू एस्ट्रोलॉजी सॉफ्टवेयर है गुरुजी, हाँ तो इसलिए है तो उसका यूज कीजिए, आप सेट करके देखिए। जब जब आप कर चंद्रमा का हाँ, कर नहीं नक्षत्र, पा रहा हूँ। आप सुनते नहीं है बात। चंद्रमा का नक्षत्र लॉर्ड और लग्न का सब लॉर्ड दोनों मैच करा दीजिएगा तो आर्क सेटिंग खुद बैठ जाएगा, जो नियम मैंने बताया है वहां पर। हाँ, वो नियम जो आपने बताया वो तो मैंने कर लिया। उसके बाद आपका जो चतुर्थ भाव का जो साप लोड को भी सेट करना है बहुत वो। कुछ है, बहुत कुछ है। अब आप किसके बारे में और विचार कर रहे हैं? ब्लड रिलेशन किसका बना रहे हैं? हाँ डीएनए हाँ, किससे मैच कर डीएनए रहे हैं? रिलेशन में अभी उसमें इस अटक जाता हूँ। हाँ, वो अटकना ही है। डीएनए में अटक जाता है, वही तो टफ चीज है। ये तो वहीं पे बहुत अटक जाता हूँ। ये तो बहुत इजी चीज है जो कल मैंने बताया था। अभी आपको हाँ उसमें हाँ आगे जाकर डीएनए मैच करना है, किसी से ब्लड हाँ रिलेशन हाँ, मैच करना है, माता से, पिता से, भाई से, बहन से। वहां सभी प्लेनेट्स को एक दूसरे से मैच कराना है। ये ऐसे ही थोड़ी हो उसी में जाता है। अटक जाता है। अटक तो जाएगा गुरु वो जी इतना। आज का क्लास, चलिए आज का आज क्लास वही है क्या? आज के विषय बीटीआर। पर चर्चा करते हैं। उसको हम कभी जब जी जी। जन्म समय संशोधन पर आएंगे तो उसके बारे में जानेंगे। आज जो हम ये चार्ट डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा, सभी लोग नहीं आए क्या आज?
सर नमस्ते, मैं आया हूँ। हाँ बालकृष्ण जी आए हैं। नीतू जी आप भी आई हैं लगता है। हाँ अशोक जी भी दिख रहे हैं। चलिए आज फिर एक चार्ट सर, डिस्कस करते हैं। नमस्कार। सर बिल्कुल सर, नमस्कार। नमस्कार। आज एक चार्ट और डिस्कस करते हैं गवर्नमेंट जॉब पर, और आज के बाद कल हम मैरिज प्रेडिक्शन के बारे में जानेंगे। और 2021 में आप लोगों को अष्टक वर्ग बताऊंगा शुरू होते ही, और इसके बाद जन्म समय संशोधन बताऊंगा आप लोगों को। ठीक है। सर ये गवर्नमेंट जॉब वाला जो चार्ट देखेंगे अपन, इसके पहले सर वो जो केपी वाला नियम है सर, वो नोट करा दो सर थोड़ा सा, तो फिर जरा देखने में, क्योंकि मोबाइल में खुल नहीं पाता ना सर, दूसरा मोबाइल नहीं सामने मेरे पास, तो वो कल उतना आपने समझ नोट नहीं किया था। हाँ वो 10th का कस्पल सबलाट से देखना है वो तो नहीं, सर। 6ठे से। बालकिशन जी इनको बताइए नियम। बालकिशन जी। सर बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन वाला। नहीं, जॉब वाला केपी से। जॉब वाला सर वो कॉपी। मैं बताऊं 2, 6, 10, 11 आ जाए तो व्यक्ति की जॉब लगती है, और यदि वह सूर्य से संबंधित हो जाए किसी में भी, मतलब राशि में या नक्षत्र लॉर्ड या सब लॉर्ड या सब लॉर्ड, किसी से भी हो जाए सूर्य से, तो उस व्यक्ति की गवर्नमेंट जॉब लगती है। गोपाल जी बोल रहे हैं। अभी मैं ही बोल रहा हूँ गुरुजी। अच्छा, आप लोगों का वीडियो क्यों नहीं शो हो रहा है भाई? आप लोगों का फेस शो हो तो पता चलेगी कौन बोल रहा है, उसको ठीक कीजिए ना आप लोग। रजाई गुरुजी में एक बात, बैठे। हाँ गुरुजी एक रजाई बात पूछूं? हाँ गुरुजी। हाँ गुरुजी, ये जो केपी एस्ट्रोलॉजी अभी जो कर रहा है, ये कौन सा मतलब थ्योरी कौन सा है? ये 3.5 थ्योरी है या आपका कौन सा है ये? 3.5 मतलब उसमें बहुत सारा थ्योरी होता है ना, एक 3.5 थ्योरी, जैसे अनटेनेंटेड टेनेंटेड का होता है, वैसा कौन सा है वो? गोपाल जी कौन सा थ्योरी है, बताइए इनको। कस्पल सब लॉर्ड होता है भाई साहब। सर वो कुछ नहीं वैजेंद्र जी, हम कस्पल सब लॉर्ड के आधार पर चल रहे हैं, कस्पल चार्ट के आधार पर चल रहे हैं वैदिक ज्योतिष में। ये केपी एस्ट्रोलॉजी के अनुसार कस्पल चार्ट के आधार पर हम फलित कर रहे हैं, और उसी के अनुसार सब लॉर्ड को लेकर फलित कर रहे हैं हम, जो भी फलित कर रहे हैं। और आप एक चीज ध्यान दीजिए कि जो हम चर्चा कर रहे हैं वैदिक ज्योतिष पर चर्चा कर रहे हैं, अभी हम केपी पर नहीं कर रहे हैं, तो आप दिमाग को डाइवर्ट मत होने दीजिए, नहीं तो आपका पता चलेगा कि आप ये भी नहीं कंप्लीट कर पाए और आप केपी में भी अटक गए। तो पहले एक चीज कंप्लीट कीजिए। मैंने केवल नियम बता दिया था कि आप लोग केपी से भी चेक कर सके उसे। ठीक है जी जी जी। केपी का अलग कॉन्सेप्ट है, उसको हम लोग अलग से डिस्कस करेंगे, उसको अगर करना होगा तो उसके, और ये दोनों को मिक्स मत कीजिए, दोनों का अलग अपना, हालांकि इसी का एक प्रारूप है केपी एस्ट्रोलॉजी वैदिक ज्योतिष का ही, इसे नक्षत्रों में डिवाइड कर दिया गया है और उसके आधार पर फल देखा जाता है। तो दोनों को मिक्स मत कीजिए, जैसे वैदिक ज्योतिष है तो उसको जैमिनी से मिक्स मत कीजिए, नहीं तो आपका रिजल्ट फिर सही नहीं मिलेगा। और दोनों का अलग हिसाब किताब है। अब जैसे केपी एस्ट्रोलॉजी है, इसमें आपको जन्म समय बिल्कुल सटीक होना चाहिए सेकंड तक, तब आप फलित करेंगे, तब जाके सटीकता से रिजल्ट मिलेगा, वरना सारा फलित आपका गलत होगा। तो पहले वो सब बेसिक चीजें कंप्लीट कर और लीजिए। ये हाँ मतलब केपी कैसा वैदिक से भी बढ़िया है क्या? वैदिक का ही अंग है केपी। अच्छा, केपी एस्ट्रोलॉजी वैदिक का ही अंग है। इसमें कुछ नियम बना दिए गए हैं कस्पल सब लॉर्ड के। इसको कस्पल सब लॉर्ड और इसको नक्षत्रों पर डिवाइड कर दिया गया है, और नक्षत्रों के आधार पर, जैसे कि कोई ग्रह किसी राशि में होता है, किसी नक्षत्र में होता है, किसी सब में होता है और किसी के सब में होता है। 4 भाग उसका फर्दर सब डिवीजन कर दिया गया है 4 भाग में, और उसके आधार पर इसका फल बताया गया है। अब सब लॉर्ड आपको घटना की पुष्टि कराएगा, सब लॉर्ड है वो बताएगा कि घटना कब होगी, इस तरह से आपको देखना है। चलिए इसको हम बेसिक से जानेंगे। ऐसे वैजेंद्र जी अंधेरे में तीर मारिएगा तो पता नहीं चलेगा, इसका बेसिक शुरू करना होगा कि किस चीज का क्या महत्व है, तब जाके क्लियर होगा। ठीक है, अभी वैदिक पर चलते हैं। केवल अशोक जी ने नियम पूछा है तो नियम बता देता हूँ। अशोक जी नोट कर लीजिए। अब जॉब के लिए देखना है तो 6ठे भाव के उपनक्षत्र स्वामी को देखना है, 6th कस्पल सब लॉर्ड को। जी सर। अब देख लीजिए कि 6th कस्पल सब लॉर्ड जो है
वह कौन सा है और उसका नक्षत्र स्वामी कौन सा है, क्योंकि कोई भी ग्रह अपने केपी के अकॉर्डिंग अपने नक्षत्र का भी फल देता है। तो 6th कस्पल सबलॉर्ड जो है वह किसके नक्षत्र में है, ये भी देख लीजिए। और इसके बाद देख लीजिए कि 2, 6, 10, 11 में से कोई जॉब का भाव मिल रहा है या नहीं, उन दोनों में कॉमन रूप से ऐसा कुछ आ रहा है या नहीं? सर चारों में से कोई एक भी चलेगा, अगर एक 2 दे रहा है, दूसरा 6 दे रहा है तो भी मान हाँ लेंगे। ठीक है, तो कॉमन में आपको 2 और 6 दोनों जोड़ लेना है, ठीक तो है जी? ठीक है सर। अब मान लीजिए कि आपको 6 नहीं मुख्य भाव मिल रहा है, 2, 10, 11 इस तरह से मिल रहा है, और वह ग्रह सूर्य से कनेक्टेड है, यानी राशि स्वामी, नक्षत्र स्वामी, सब लॉर्ड या सब लॉर्ड कुछ भी बन के आ जाए तो गवर्नमेंट जॉब हो जाती है। और अगर मुख्य भाव भी आ रहा है, 6 आ रहा है, 10, 11 आ रहा है, तो आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं, तो वैसे भी जॉब हो जाएगी उस जातक की, ठीक है सर। अब चलिए इस चार्ट पर हम लोग डिस्कस करते हैं। ये चार्ट है, डेट ऑफ बर्थ आप लोग नोट कर लीजिए। 12 दिसंबर 1994 का डेट ऑफ बर्थ है इनका। 5:58 दिल्ली का जन्म है। 12 दिसंबर 1994, 5:58 सुबह दिल्ली का। आप लोग इस चार्ट के बारे में अपना विचार दीजिए, कैसी कुंडली है? शनि ससराज योग नहीं बना रहा बिल्कुल सर सबसे पहले तो लग्नेश इसका जो है वो दशम भाव में है, वो भी सूर्य अच्छे पोजीशन में है, हाँ वो भी बिल्कुल, अग्नि तत्व की राशि में है, अग्नि तत्व की राशि में। बिल्कुल और साथ में सूर्य शुक्र बहुत अच्छा बैठा है, इसका उच्च का बैठा है, शुक्र अपने घर उसमें बैठा है बिल्कुल। 12वें में तो ऐसा वैसा तो सूर्य गुरु की बहुत अच्छी युति है। ठीक है, आगे गुरुजी इसमें एक गुरुजी इसमें बहुत बड़े एक योग बन रहा है, ये परिवर्तन राशियों में है, मंगल और सूर्यदेव। बिल्कुल हाँ जी हेलो बिल्कुल बहुत बड़ा राजयोग है ये। और इसकी मंगल की और लगन की वो सेम है, थोड़ा सा अंतर है, मतलब डिग्री सेम है। हाँ बिल्कुल, मंगल दिग्बली है बड़े भैया। हाँ मंगल दिग्बली है, मंगल दिग्बली हो गया, ये भी ठीक है। और ये चीजें मुझे गुरु भी मत बताइए, मुझे ये बताइए। गुरु भी दिग्बली है। हाँ 6-10 का रिलेशन आ गया ना, 6-10 का रिलेशन आ गया सर। अब देखिए कि बुध गुरु दोनों ही इस कुंडली में दिग्बली हैं, मंगल भी दिग्बली हैं, इसके बाद शनि का सस योग है। वो चीज मैं नहीं कह रहा हूँ, मुझे ये बताइए कि कनेक्शन कैसे बन रहा है जॉब का। सर कनेक्शन ऐसे बन रहा है कि दसम भाव का स्वामी दशम में बैठा है। 6 और 10 दसम भाव का स्वामी वो लग्न में बैठा है, और मंगल दिग्बली है, और बुध गुरु दोनों दिग्बली हैं। देखिए आप लोग देखिए एक चीज बता देता हूँ, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, नियम समझ लीजिए। मैं आप लोगों को नियम बता देता हूँ जॉब के लिए आप लोगों को क्या देखना है, इसके बाद आप लोग अपना राय दीजिएगा। किसी भी कुंडली में चाहे कोई भी चार्ट हो आपका, दूसरे का 6वें से 10वें से कनेक्शन अगर बनता है, आपने जब भी देखा कोई चार्ट, दूसरे का 6वें से 10वें से कनेक्शन बनता है, और चार्ट में उन ग्रहों की दूसरे 6ठे 10वें की अगर स्थिति सही हो तो निसंकोच व्यक्ति जॉब करता है। अब इसमें आप लोगों को क्या क्या देखना है उस चीज को समझिए। सबसे पहले अष्टक वर्ग को देखिए। अष्टक वर्ग में सूर्य जिस राशि में बैठे हैं वहां पर सूर्य को कितने पॉइंट मिल रहे हैं। अगर 5 मिल रहे हैं, उससे ऊपर है, तो व्यक्ति जॉब पाएगा, आसानी से पाएगा। लेकिन अगर 5 से कम है और सूर्य की स्थिति अच्छी है, अपने कारक भाव में है, तो थोड़ा देर से जॉब पाएगा। और ये भी देखिए, तीसरे, छठे, 10वें, 11वें, 9वें, इन सब भावों में सूर्य अगर अष्टक वर्ग में अच्छे बिंदु के साथ हो तो व्यक्ति ज्यादातर गवर्नमेंट जॉब में देखा गया है। तीसरा, छठा, 9वां, 10वां, 11वां, ये पांचों भाव में अगर कहीं भी सूर्य अच्छे बिंदु के साथ अष्टक वर्ग में हो तो व्यक्ति ज्यादातर ये शोध में पाया गया है कि गवर्नमेंट जॉब में होते हैं। अब देखिए इसके अलावा और चीज देखिए, नवमांश में ग्रहों का स्ट्रेंथ देखिए। जो ग्रह यहाँ पर जिस स्थिति में है, नवमांश कुंडली में जाइए, देखिए कि इनकी स्ट्रेंथ वहां पर क्या है। कहीं ऐसा ना हो कि कोई ग्रह यहाँ उच्च का है और वहां नीच का हो जा रहा है, वहां दिग्बलहीन हो जा रहा है सीधे। ये चीजें भी आपको 100% देखनी है नवमांश में जाना। इसके बाद सडबल में जाना है।
सभी नियम आप लोग कल दे दूंगा वीडियो, उससे नोट कर लीजिएगा, बता दे रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। षडबल में ग्रहों का क्या स्ट्रेंथ है, ग्रह कौन से मजबूत है, जो आपके कारक ग्रह हैं वो षडबल में अच्छी स्थिति में है या नहीं। चौथी चीज देखिए, चलित कुंडली में जाइए, चलित कुंडली में ये ग्रह जो आपके बहुत अच्छे दिख रहे हैं, क्या कहीं चलित कुंडली में ये भंग हो गए हैं, ये योग वगैरह तो नहीं भंग हो गया है, ये चीज आपको देखना होगा। इस जातक का जो मैंने डेट ऑफ बर्थ बताया, अगर आप लोग देखेंगे तो चलित कुंडली सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना ही चलित कुंडली में कोई अंतर है, सारे ग्रह जेव के तेव बैठे हुए हैं चलित में भी, तो चलित कुंडली भी देखना है। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट दशमांश कुंडली देखना है। ये जातक दशमांश कुंडली में इसकी क्या स्थिति है, दशमांश कुंडली में क्या देखना है, आपके लग्न के दशम भाव के स्वामी जो है उसे दशमांश में देखना है। अगर जॉब के कारक, दशमांश के कारक शनि होते हैं, उनको दशमांश में देखना है। दशमांश का लग्न देखना है, लग्नेश देखना है, दशम भाव को देखना है दशमांश का, और दशमेश को देखना है। अब दशमेश या लग्नेश लग्न को देखने का मतलब है कि उसमें कैसे ग्रह बैठे हैं, जो लग्नेश है या दशमेश है उस पर किन ग्रहों की दृष्टि है, कहीं वो नीच का ना हो गया हो, ये सब स्थिति भी आप दशमांश में देखें। अब यहाँ पर एक चीज और देखिए कि लग्न कुंडली में मान लीजिए मंगल बहुत अच्छी स्थिति में आपके दिख रहा है, दिग्बली भी दिख रहा है, लग्नेश भी है, और दशमांश में जाके कहीं ये सूर्य की राशि में, सूर्य की राशि में तो यहाँ भी है, वहां भी हो जाए, या अपने उच्च की राशि में मंगल यहाँ पर जाके दशमांश में हो जाए, या धनु राशि में अग्नि तत्व में ही हो जाए, तो इस व्यक्ति को निसंकोच बोल दीजिए आप कि आप ऐसे जॉब में जाइए जहां अग्नि तत्व या प्रशासन या उच्च स्तरीय कुछ इस तरह का हो, जिसमें साहस का उस तरह का योग बनता है, जैसे पुलिस ऑफिसर हो गया, आईपीएस ऑफिसर हो गया, इन सब चीजों में जाकर आप अपना भाग्य आजमा सकते हैं और जल्दी आपको सफलता मिल जाएगी। तो दशमांश को देखने का तरीका ये भी है, दशमांश को डिकोड करना आप लोगों को आना चाहिए। जो लग्न कुंडली का सबसे अच्छा ग्रह है उसकी दशमांश में क्या स्थिति है, अगर दशमांश में भी सही है तो उससे संबंधित आप उसको बोल दीजिए, कैरियर का चुनाव कर लो, जल्दी आप सफल हो जाओगे। इसके बाद बहुत जरूरी चीज, नक्षत्र देखिए जब भी जॉब का विचार कर रहे हैं, नक्षत्र कौन से ग्रह किसके नक्षत्र में है और उनका क्या संबंध बन रहा है, ये भी देखें। इसके बाद लग्न लग्नेश को भी देखना है, लग्न तो कमजोर नहीं है आपके, लग्नेश तो कमजोर नहीं है, ये भी देखना है, और दशम दशमेश को भी देखना है। इतना चीज आपको विचार करना है किसी जॉब के लिए। अगर ये सभी चीजें फुलफिल हो रही हो जो कि इस कुंडली में हो रहा है, तो 100% जातक जॉब में जाएगा। ये जातक आईएएस ऑफिसर है, ये जातक आईएएस ऑफिसर है, और बहुत कम उम्र में इसकी जॉब हो गई थी, आज से करीब 1.5 साल पहले इसकी जॉब हो गई थी। अब देख लीजिए कितना उम्र है इसका, करीब 24.5 वर्ष की उम्र में इसकी जॉब हो गई है। ये आया यहाँ पे दशमांश कुंडली तो बहुत खराब हो गई है। हाँ, फिर भी इसको जॉब हो गई, फिर भी जॉब हो गई इसकी। अब देखिए इसका केपी देख, मैं आपको दिखाता हूँ केपी का स्थिति देखिए, केपी में जाइए, केपी खोलिए इसका, बोलिए सर। केपी की स्थिति देखिए क्या कह रहा है केपी। भी मंगल 6 भाव के सब लॉर्ड हैं जो 1, 6 और ऐसा कुछ भाव दे। और दशमांश की पहले थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। आप लोग दशमांश को जो खराब कह रहे हैं, ध्यान दीजिए दशमांश में क्या आपको खराब नजर आया, किसने बोला? चंद्रमाई ऑन हाउस में ये सब लग्नेश ही अच्छा है, दशमांश का जो लग्नेश है वो अच्छा है। दशमांश के अष्टम भाव में चंद्रमा उच्च के होकर बैठे हैं। हाँ जी, ये ध्यान दीजिए, चंद्रमा जहां है वहां उच्च के होकर बैठे हैं, कर्म भाव का स्वामी दशमांश का उच्च कर होकर अष्टम भाव में बैठा है। ये भी आपको तो ध्यान देना होगा ना, आप ऐसे ही थोड़ी प्रेडिक्शन कर दीजिएगा। गुरु अष्टम भाव में चला गया तो उसके फल में कमी नहीं आएगी। गुरु नहीं, अष्टम भाव में चला गया ना चंद्रमा, हाँ, तो उसके फल में चंद्रमा को तो वैसे भी कहते हैं कि त्रिक भाव का दोष नहीं होता, लेकिन ध्यान दीजिए अगर मान लीजिए इसके फल में कमी आएगी, तो हमारा अगर त्रिकोण का मालिक या कर्म भाव का स्वामी अगर अष्टम में जाके या छठे में जाके उच्च का हो जाता है, तो उसे आप कैसे नेगेटिव कहेंगे? क्योंकि एक तो आपके कुंडली में योग कारक है, भले ही नेगेटिव भाव में है लेकिन उच्च का है, तो अपने कारक का तो फल देगा वो। हाँ जी, हाँ जी। उसमें क्या प्रॉब्लम है? लग्नेश इसके आप देख सकते हैं पंचम भाव में मित्र राशि में है, सूर्य इसके छठे भाव में जॉब के कारक बने हुए हैं बुध के साथ।
तो आप कैसे इसको दशमांश को खराब कह सकते हैं? दशमांश खराब नहीं है इसका, बढ़िया से अध्ययन कीजिए आप लोग दशमांश का। दशमांश के जो कारक ग्रह हैं शनि, वो भाग्य भाव में बैठे हुए हैं अपने मित्र के राशि में। तो ये दशमांश इसका खराब नहीं है भाई, और ये बहुत जल्दी इसका जॉब लग गया है, और बहुत माने कि इसको एक एक नहीं 2-2 3-3 बार जॉब लग गया उसके बाद। अच्छा जी। और इसीलिए मैंने ये कुंडली आप लोगों के पास रखी है, और इसको मैंने जो टाइम दिया था उसी टाइम में इसका जॉब भी लगा। अब देखिए ये केपी एस्ट्रोलॉजी से थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं हम लोग, इसके बाद थोड़ा सा इसका बता दूंगा मैं आप लोगों को नियम भी। अब देखिए छठे भाव का उपनक्षत्र स्वामी मंगल है ना? हाँ जी मंगल है। और मंगल किसके नक्षत्र में है? केतु के। केतु के। और सूर्य के राशि में है, तो सूर्य से कनेक्टेड भी है ना? हाँ जी। मंगल इसको 1 6 9 दे रहे हैं, और केतु 6 7 11 दे रहे हैं, यानी कि जॉब का मुख्य भाव इसको मिल रहा है और सूर्य से कनेक्टेड है। हाँ जी। और इसका जन्म समय संशोधन जब आया था मेरे पास तो मैंने किया था, और जन्म समय इसका 28 मिनट का अंतर आया था जब जन्म समय संशोधन किया था। तो क्योंकि सारे चार्ट को मैं अपने पास रखता हूँ। और ये देखिए अब इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। जॉब इसकी तो हो ही गई है, केवल आप लोगों को डिस्कस करने के लिए चार्ट रखा था ताकि कुछ चीजें बता सकूं। देखिए इस कुंडली में कितना बढ़िया कनेक्शन बन रहा है। आप देखिए कि द्वितीय का छठे और 10वें से जो मैंने बोला संबंध देखना है। तो देखिए मंगल छठे भाव के स्वामी हैं, जो कि 10वें भाव में बैठे हैं, और धन भाव के द्वितीय भाव के स्वामी गुरु को देख रहे हैं, और बुध को भी देख रहे हैं जो कि 11वें का स्वामी है। देख रहे हैं ना? हाँ जी। तो यहाँ पर दूसरे का छठा 10वां और 11वां इन तीनों से संबंध बना, क्योंकि जो आपका छठा का स्वामी है वो यहाँ आपके एकादश भाव के स्वामी को भी देख रहा है और द्वितीय के स्वामी को भी देख रहा है, और खुद ही बैठा हुआ है 10वें भाव में। तो ये बहुत ही परफेक्ट योग यहाँ बन रहा है। और ये इस तरह का अगर योग बने किसी कुंडली में कि दूसरे का छठे से 10वें से 11वें से संबंध बन जाए, तो आपको सीधा सीधी समझना चाहिए वो जातक जॉब की ओर जाएगा। अब उसमें ये देखना है कि जॉब की ओर जाएगा तो क्या वास्तव में उसकी कुंडली इसकी तरफ इशारा करती है। अगर ये कुंडली की स्थिति सारी सही है तो व्यक्ति निश्चय ही जॉब की तरफ जाएगा। अब इस जॉब के बारे में अगर हम बात करें तो इस तरह का कुंडली आप लोगों को रेयर दिखता होगा। ये तो अच्छा कुंडली है। हाँ, अब इसमें देखिए रेयर का मतलब ये है कि ग्रहों की डिग्री भी अच्छी है, ग्रह बलवान भी हैं। ग्रह बलवान भी है, अगर मंगल 6 डिग्री के हैं तो लग्न भी आपका 10 डिग्री का है, तो ये भी देखना होगा। तो और शुक्र भी आपके 12 भाव में बैठे हुए अपने राशि में, और ये शुक्र ये समझ लीजिए विपरीत राजयोग में है, और शुक्र अच्छे भी है। विपरीत राजयोग प्रभावी भी होगा। क्यों प्रभावी होगा कि दो क्रूर ग्रह पापी ग्रहों के एक्सेस में है शुक्र। विपरीत राजयोग एक बात और थोड़ा सा यहाँ आप लोगों को बता दो कि प्रभावी तब ज्यादा होता है जब क्रूर या पापी ग्रहों से दृष्ट या युति में हो। तो यहाँ पर राहु केतु के एक्सेस में है ये शुक्र, तो ये बहुत ज्यादा प्रभावी भी है विपरीत राजयोग। इसका भी रिजल्ट मिलेगा। धन तो इसके पास बहुत ज्यादा होगा। हाँ ये होगा, मैं आप लोगों को ये बिल्कुल 100% श्योर करता हूं कि ये जातक जॉब तो लग गई इसकी समय से, लेकिन बाद में इसका अफेयर वगैरह रहेगा, करेक्टर वाइज ये सही नहीं रहेगा। शुक्र का द्वादश में है ना? बना इसलिए शुक्र द्वादश में भी है, राहु केतु के एक्सेस में भी है। वो शुक्र राहु के एक्सेस में इसीलिए। हाँ राहु केतु दोनों के, राहु केतु का भी प्रभाव है, राहु के साथ तो है, और खुद शुक्र द्वादश में बैठा हुआ है। जी जी। शुक्र द्वादश में हो तो ज्यादातर ये चीजें देखी द्वादश में ही है भाई। तब ज्यादा देखा जाता है जब किसी क्रूर या पापी ग्रह के प्रभाव में आ जाए शुक्र। और यहाँ सप्तमेश भी हैं, ये भी ध्यान रखिए शुक्र। तो वैवाहिक जीवन में भी अगर इस तरह की चीजें इसकी लगी रही तो दिक्कत होगी, और ये परेशानियां इसके इस जातक के साथ होंगी अगर ये अपने आप को संभाल कर नहीं रख पाता है तो उस एरिया में। इतने बड़े पद पर जाने के बाद
ये सब चीजें छोटी हो जाती हैं। गुरु जी इनकी सूर्य की डिग्री तो 25 डिग्री है। जी हाँ, बिल्कुल 25 डिग्री के हैं। सूर्य थोड़ा की कमजोर डिग्री नहीं है ना, तो षडबल में सर जाइए। ये कमजोर नहीं हो। षडबल में मंगल मजबूत है जी। षडबल मंगल में थोड़ा सा देखिए क्या स्थिति है। मंगल मजबूत है जी। मंगल मजबूत है तो सूर्य भी कौन से खराब है? 3rd रैंक पर सूर्य है। 3rd रैंक पर है जी। सूर्य आपके 3rd रैंक पर है ना? हाँ जी, हाँ जी। तो 4th रैंक तक जो भी ग्रह है वो स्ट्रांग है, उसमें क्या प्रॉब्लम है? हाँ हाँ हाँ, सर मुझे सूर्य पूछना था कुछ इस पे। हाँ बोलिए। सर ये मैं पूछना चाह रहा हूँ, शुक्र 12वें भाव में चला गया तो केवल उसके कारक के कारण, क्योंकि 12वें भाव से सही अशुभ देखते हैं, इसलिए ऐसा बोल रहे हैं सर अपन? जी ये भी हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ये भी एक कारण है, बहुत बड़ा कारण है। दूसरा चीज ये भी है कि शुक्र, कुछ भाव हैं शुक्र के लिए, उसे आप लोग चाहें तो नोट कर सकते हैं। बता दीजिए सर थोड़ा सा। जैसे कि 4th भाव है, 12 भाव है, 7म भाव है, ये तीनों भाव मोस्ट इंपॉर्टेंट है शुक्र के लिए करेक्टर वाइज। अगर यहाँ पर शुक्र पीड़ित होता है तो निश्चय ही जातक के चरित्र में परेशानी आएगी। और 4th भाव में अगर अकेले भी हो तो जातक को लड़की को लेकर लांछन लगता है किसी न किसी समय में जीवन के पड़ाव में। शुक्र वहां दिग्बली होकर ये दोष देता है कुंडली में। और अगर 6ठे 8वें 12वें में शुक्र राहु के साथ या केतु के साथ हो या शनि के साथ हो तो चारित्रिक दोष देता ही देता है व्यक्ति को। वो व्यक्ति चरित्र के प्रति खराब होगा ही होगा। यदि यही चीज लड़की की कुंडली में होगी तो लड़की को भी प्रॉब्लम होगी? बिल्कुल होगी। अच्छा जी। भ्राता अगर वो चलित में शुक्र 5वें भाव में चल जाए तो? अगर एक्सेस ना हो तो फिर स्थिति सुधर जाएगी, लेकिन ध्यान दीजिएगा फिर भी शुक्र 12 में होते हैं तो इस तरफ लेके जाते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। शुक्र रुझान उस तरफ जरूर लेके जाते हैं व्यक्ति का। अब व्यक्ति अगर एक्सेस ना हो किसी क्रूर और पापी ग्रह के तो संभल सकता है, लेकिन अगर एक्सेस हो क्रूर या पापी ग्रह का तो निश्चित है कि वो इस तरफ जाएगा ही जाएगा। लेकिन अकेले हो तब भी प्रयास जरूर करते हैं व्यक्ति उस तरफ जाए। अब उस व्यक्ति के ऊपर है अपने आप को कितना संभाल पाता है। मैंने तो गुरुजी 5वें भाव का भी शुक्र देखा है, उसके अफेयर बहुत चलते हैं। जिसका 5वें भाव में बिल्कुल बिल्कुल। तो 5वां भाव किस चीज का है भाई? 5वां भाव आपका प्रेम संबंध का ही है। 5वां भाव तो वैसे भी आपका प्रेम संबंध का है, तो यहाँ तो अफेयर चलेंगे ही। कहीं कोई किसी पापी क्रूर ग्रहों से दृष्ट हो तो और ज्यादा चलेगा वहां पर। हाँ जी, ये तो बात है। तो आपका तो वो तो नेचुरल भाव ही हो गया उस चीज का। वहां पर ऐसे ग्रह बैठेंगे शुक्र जैसे, तो ये सब तो स्वाभाविक बात है कि होगा। मंगल और शुक्र का कहीं प्रभाव हो जाए 5वें भाव पर तब तो मासा हल्ला हो जाएगा। ढूंढो ढूंढो साजना ढूंढते रह जाएंगे, लड़की को मिलेगी ही नहीं। सर पापी ग्रह में शनि को भी इसके साथ शामिल करेंगे? क्या क्या अशोक जी? पापी ग्रह जो आप बता रहे हैं तो सर शनि को भी मानेंगे? अगर शुक्र के साथ शनि है तो भी यही चीज मानेंगे? बिल्कुल। उससे क्या मतलब है? मित्र को भूल जाइए। मित्र तो है ही, उससे मतलब नहीं है। पापी में तो शनि राहु केतु आएंगे ही। जी सर। ढूंढो ढूंढो रे साजना, जो चीज बोला मैंने वो ध्यान दीजिएगा। मैंने ऐसी चीजें देखी हुई है। किसी लड़की की कुंडली में है 5म भाव में शनि की स्थिति है वहां पर, शुक्र और शनि की, और राहु केतु का भी एक्सेस था। राहु साथ में और केतु की दृष्टि। और ऐसी भागी एक व्यक्ति को बोला मैंने, आए थे बेचारे दिखाने, तो बोला कि भाई लड़की उड़की तो आपकी भाग जाएगी, आपके काबू में नहीं रहेगी। तो बेचारे गुस्सा करने लगे। कुछ दिन बाद पता चला कि वो लड़की खुद ब खुद भाग गई। और भाग गई तो आए मेरे पास दौड़े दौड़े। बोला कि भाई आप तो गुस्सा कर रहे थे मेरे पर। तब समझ में आया कि मैं क्या कर रहा हूँ। गुरुजी इस कुंडली में अष्टमेश और आयस जो है वो लग्न में बैठा है, ये क्या रिजल्ट देगा? जातक को बुद्धिमान बनाएगा? अष्टमेश, हाँ बिल्कुल। इस चीज को देखिए, यहाँ पर बुध है, बुध अष्टमेश और आयस है, तो ये बुध यहाँ दिग्बली होते हैं। तो ये जातक को बुद्धिमान तो बनाएंगे, इसकी वाणी भी बड़ी अट्रैक्टिव होगी। लग्न में ही बुध का होना व्यक्ति के बोलने की कला को भी दर्शाता है। उसकी बोली जो बोलचाल होगी वो बहुत शानदार होगी।
बातें जो कहेगा किसी को वो सुनेगा, लोग खड़े होकर तो सुनेंगे, ऐसा उसका अट्रैक्टिव मतलब की आवाज उसकी होती है। साथ में व्यक्ति दिमागी रूप से बहुत मजबूत होगा, स्ट्रांग होगा, उसकी सोच समझ बहुत अच्छी होगी, दूसरों को जो बोलेगा, किसी को अगर कोई विचार दे, राय दे, तो बहुत ज्यादा परफेक्ट देगा ऐसे, मतलब कि किसी को इस तरह का, क्योंकि बुध यहाँ दिग्बली है और गुरु भी यहीं पर है, तो इसका प्रभाव तो जातक पर बिल्कुल रहेगा। गुरुजी शनि बैठा है इसके चौथे घर में, अष्टमेश का कुछ फल नहीं देगा ये? हाँ बिल्कुल देगा, बिल्कुल देगा। अष्टमेश का फल देगा कि कभी कभी कोई परेशानी भी ये दे सकता है लग्न में बैठ के, किसी तरह का परेशानी, स्वास्थ्य समस्या वगैरह, क्योंकि अष्टम भाव उसका है, तो स्वास्थ्य समस्या वगैरह ये जरूर दे सकता है जीवन में इस जातक को। अपनी दशा में थोड़ा विलंब करके और तब इसको लाभ देगा, और क्योंकि अपना अष्टमेश होने का फल तो जरूर देगा, लेकिन आयेश भी है, तो जातक अपने बल पर बहुत सारे पैसे भी अर्जित करेगा। सर मेरा भी इसी लग्न में बुध यहीं बैठा है सर, लग्न पे। बुध तो आपके दिग्बली होते हैं अशोक जी। आप इस चीज को ध्यान में रखिएगा कि जीवन में आपको एक बार ऐसा मौका बुध अवश्य देंगे जो आपको जीवन में बहुत ज्यादा आगे बढ़ने में सहायक होगा। दिग्बली ग्रह अपना फल एक ना एक बार जीवन में जरूर देता है, चाहे मारक हो। नहीं सर की तो स्वीट वॉइस भी है ना सर, तो पता चल जाता है कि बुध जो है लग्न में ही होगा। अरे वाह। इसकी माँ को परेशानी नहीं देगा गुरुजी? शनि चौथे भाव में बैठा है, इसकी माँ को परेशानी नहीं होगी? हाँ बिल्कुल, माँ को परेशानी हो सकती है, जन्म स्थान से दूर रह सकता है, बार बार इसको अपना स्थान परिवर्तन भी करना पड़ेगा, एक बार नहीं 3-4 बार मकान भी चेंज करेगा जीवन में, ये सभी चीजें होंगी। लेकिन मेरा भी यही बैठा, यही हुआ है सर। अब मकान चेंज करेगा, ध्यान दीजिएगा, मकान चेंज करेगा तो मकान घर से बाहर खदेड़ने वाला चेंज नहीं करेगा, उसके पास इतने पैसे होंगे कि चेंज करेगा, जगह स्थान परिवर्तन करेगा, क्योंकि शनि यहाँ पर अपने राशि में है, तो नेगेटिव चीजें कम होंगी। हाँ, माता संबंधी परेशानी और घरेलू कभी कभार विवाद जरूर होगा, क्योंकि शनि इन चीजों के कारक है, भले ही अपने राशि में हो। सर मेरा भी शनि यहीं बैठा हुआ है, और मकान कितने चेंज हो गए सर? 4-5 चेंज हो गए हैं। होता ही है, स्वाभाविक बात है। शनि अगर यहाँ हो या दूसरे भाव से दृष्टि भी दे रहे हो, तीसरी दृष्टि, तब भी ये होता है। अब इसको देखिए, शनि मंगल साथ में है तो जातक एग्रेसिव नेचर का भी होगा, लेकिन ये एग्रेशन इसको कुछ ऐसी जगहों पर निकालेगा जहां ये बहुत काम भी आएगा। गुरुजी इसमें चंद्रमा का क्या रोल होगा छठे घर, पांचवें घर में? ये चंद्रमा की बात बोल रहे हैं आप? भाग्य भाव का स्वामी, त्रिकोण का स्वामी त्रिकोण में बैठा है, ये तो भाग्य का जबरदस्त समर्थन दे रहा है, भाग्य भी है, जबरदस्त समर्थन भी दे रहा है भाग्य का। राजयोग, सर राजयोग हो गया ना सर, ये तो महान राजयोग हो गया, और ऊपर से ये भी देखिए कि लग्नेश की दृष्टि भी है इस पर। अच्छा जी, अच्छा, लग्नेश की दृष्टि भी पर है, ये तो बहुत बड़ा राजयोग है, त्रिकोण का मालिक त्रिकोण में बैठा है, इसकी उच्चतम शिक्षा उसकी रही है, भाग्य का जबरदस्त समर्थन मिला है इस जातक को, माता का भी सपोर्ट मिला है, क्योंकि ये देखिए, ये भी ध्यान दीजिए कि चंद्रमा यहाँ का भी फल देंगे, दिग्बल के करीब है। अच्छा जी, अच्छा। तो नवम और पंचम की नवमास का बहुत वो हो गया गुरुजी, इसका नवमास कुंडली में तो देखना जरा, नवमास देख रहा हूँ, बोलिए सर। पंचम और नवम का अगर संबंध बन जाए युति में कहीं भी, ये केंद्र में, तो ये अच्छा माना जाता सर? बहुत शानदार माना जाता है, बहुत अच्छा है। सर इसमें सब मालिक एक साथ हो जाए तो फिर क्या कर, नवमांश पर चर्चा करते हैं अभी थोड़ी देर में, रुकिए। एक चीज और देखिए, नवमेश दसमेश अगर कहीं ये भी बैठ जाए साथ में, तो ये भी बहुत बड़ा राजयोग है, बहुत बड़ा राजयोग बनता है वो तो। अभी जैसे होने जा रहा है मेष लग्न के लिए, अभी मैं आज राशि फल बनाऊंगा मेष लग्न के लिए, तो उसमें देखिए नवमेश और दसमेश दोनों दसम भाव में जाएंगे, तो यहाँ देखिए ना कितना बढ़िया राजयोग बन रहा है मेष लग्न के लिए। क्या जरा बताएंगे, मैं सुना नहीं। हाँ बोलिए गुरुजी, जरा रिपीट करेंगे, मैं सुना ही नहीं पाया, ये नेटवर्क की वजह से। किस मतलब कि कौन सा चीज नहीं सुना आपने? अभी जो राजयोग, कौन सा बहुत बढ़िया राजयोग बताया? नहीं, वो मैं मेष लग्न के बारे में बता रहा था कि मेष लग्न के लिए यहाँ नवम भाव के स्वामी गुरु जाके दसम भाव में नीच के हुए हैं,
और मेष राशि फल कैसा होगा ये मैं बता रहा था, क्योंकि यहाँ देखिए नवमेश और दशमेश का यहाँ संबंध बनेगा मेष लग्न के लिए दशम भाव में, तो यहाँ नीच भंग राज योग के साथ साथ धर्म कर्माधिपति योग भी बनेगा। आपके नवम का मालिक और दशम का मालिक साथ में। सही है सर। सर अगर 5 और 9 का जो स्वामी है वो अगर थर्ड भाव में हो तो स्ट्रगल के साथ में देगा क्या सक्सेस? हाँ सक्सेस तो देगा, लेकिन स्ट्रगल करा के, मेहनत करा के देगा। अब देख लीजिएगा उसमें जैसे बालकिशन जी की कौन सा है, दोनों में कौन कौन है। अगर दोनों क्रूर या पापी ग्रह हैं तो बहुत अच्छा है। अगर एक क्रूर या पापी ग्रह है, एक नॉर्मल ग्रह है तो मिला जुला फल होगा, लेकिन अगर दोनों सौम्य ग्रह हो तो ज्यादा लेट होगा। मेरे चार्ट में है एक क्रूर है और एक सौम्य है। हाँ तो मिला जुला फल होगा उसका। और गुरुजी इसकी इसकी वाणी दोष होगी केपी के हिसाब से? क्या चीज? केपी कुंडली के हिसाब से इसकी वाणी में दोष होगा, वाणी दोष रहेगा। कैसे बोलिए? केतु नक्षत्र में आ रहा और शनि सब लौट आ रहा। केतु नक्षत्र आ रहा है तो इसके वाणी में दोष कैसे हो जाएगा ये बताइए मुझे। गुरुजी मुझे किसी ने बताया था कि शनि आ जाए, क्रूर ग्रह आ जाए तो मतलब व्यक्ति गाली बकेगा। नहीं समय क्या महाराज, क्या बात कर रहे हैं आप? कहाँ आप हैं? इस कुंडली को देख रहे हैं, इस कुंडली को देखकर आपको नहीं लग रहा है? इस कुंडली को देखिए। अब यहाँ ये व्यक्ति कहीं आपको गाली देने वाला नजर आ रहा है? गुरु जिसके लग्न में हो, जिसके बुध लग्न में हो, जो सूर्य लग्न में लेकर आया है जो व्यक्ति, कितना ऊंचा मुकाम पर होगा, ये कितने ऊंचे लेवल पर जाएगा, ये कभी गाली दे सकता है? इसमें एक ही चीज हो सकता है नेगेटिव, कि अहंकार रहेगा इसमें, अपने पद का अहंकार रहेगा, क्योंकि सूर्य लग्न में बैठे हुए हैं, अपने पद का अहंकार रहेगा इसमें। इसके अलावा गाली गलौज देने वाला तो ये है ही नहीं स्थिति। यहाँ सर अहंकार के अलावा हम गर्व कह सकते हैं। केपी के अनुसार भी जिसने भी कहा है इस बात को मैं नहीं मानता। अच्छा जी, हाँ बोलिए अशोक जी। मैं ये कह रहा था सर अहंकार की जगह हम इसको गर्व कह सकते हैं। हाँ बिल्कुल, अहंकार का मतलब ये नहीं मैं कह रहा हूँ अशोक जी, अहंकार का मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मतलब अपने से दूसरों को नीचा समझेगा, ये नहीं कह सकते, ये नहीं कह रहा हूँ मैं। अहंकार का मतलब ये है कि मतलब कि जो इसकी चीजें होंगी ना वो गलत किसी के बारे में नहीं होगा, अपने आप पर प्राउड फील करेगा। राइट सर। अपने आप पर ये प्राउड फील करेगा। परंतु सर ये देखा गया है कि सूर्य अगर दशम भाव में आ जाए तो फिर अहंकारी हो जाता है व्यक्ति। हाँ अहंकार तो जरूर देता है, बिल्कुल देता है। दशम में सूर्य दशम में आकर के अहंकारी